और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में, ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, जैसे कि रेखाएं एवं कोण। और त्रिभुज से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था, जो कि आप सभी ने बनाकर लाए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका होमवर्क है प्रश्नावली 6.1। और सभी बच्चों को पता है कि आपकी होमवर्क जो है कैसे डिस्कस होती है। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर आती है तो आप वाई टाइप कीजिएगा, सॉरी अगर आपको नहीं आती है तो आप वाई टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर आती है तो कुछ नहीं टाइप करना है, अगर आपको नहीं आती है तभी आपको वाई या क्वेश्चन नंबर टाइप करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए 5 बताता हूं एक बार, चलिए 5, 6 दोनों बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसे दिखे आयत की जैसा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एक त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है, तो किस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है, सारे बच्चे बताएंगे। वो किस प्रकार की त्रिभुज कहलाता है, सारे बच्चे बताएंगे। अगर एक त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है तो किस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है, बहुत बढ़िया, किस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सरल है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे 98 डिग्री क्या है, मतलब इसका मतलब है कि एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा, देखिए एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा, कोई भी एक कोण जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा, तो वो किस प्रकार के त्रिभुज कहलाता है, तो वो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये आपका अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके सामने है प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1, सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाई उनको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर का आंसर कितना होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना, 5। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से विषमबाहु त्रिभुजों को, मतलब कि स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड अलग अलग हो, डिफरेंट हो। हिंदी में क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज की, जैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों भुजा, देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, अगर एक भुजा ये हो गया, देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो दोनों तीनों के तीनों भुजा क्या है, बराबर, यानी ये क्या है आपका विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपकी तीनों की तीनों जो भुजाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए दो बराबर दे दिए, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों अलग है, यानी ये हो जाएगा विषमबाहु। देखिए इसमें तो तीनों के तीनों से, मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखिए दो सेम है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब देखिए इसमें भी दो सेम है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें भी दो सेम है, इसका मतलब जो है ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग है, यानी ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या है, दो भुजा जो है बराबर है, इसका मतलब ये जो है ये नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए इसमें तो तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग है, यानी ये भी हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए तीनों के तीनों, इसमें भी क्या है, तीनों के तीनों अलग अलग है, यानी ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब टोटल के टोटल कुल कितने त्रिभुज हैं जो कि यहाँ पे विषमबाहु हैं, तो कुल आपके यहाँ पे 5 ऐसे त्रिभुज हैं जो कि विषमबाहु त्रिभुज हैं, 5 ऐसे त्रिभुज हैं जो कि विषमबाहु त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका प्रश्नावली 7.1 देखना है, त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 देखना है। वहां पे आपको जाके दिखेगा 7.1 में कि इसमें से कितनी जो त्रिभुजें हैं वो विषमबाहु त्रिभुज है, तो कितनी है,
5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ तब कि सारे बच्चे समझ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए है कि एक त्रिभुज दिया आपके पास, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर और तीसरा है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज है? इसका मतलब जो है ये आपकी विषम बाहु त्रिभुज है। मतलब एक भी भुजा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये विषम बाहु त्रिभुज है। किसकी कैसी भुजा है? कैसी त्रिभुज है? ये आपकी विषम बाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? तो विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है यह विषमबाहु त्रिभुज है। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है सत्य कथन है या असत्य। अगर सत्य है तो टी टाइप कीजिए, असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। अगर सत्य है तो टी टाइप कीजिए, असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्य है क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये आपकी विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसी प्रकार से ये हो गया प्रश्न वाले 7.2। इसी प्रकार से प्रश्न वाले 8.1 सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। प्रश्न वाली 8.1 सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इसका आंसर जो है गलत करेंगे। अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर जो है गलत करेंगे। सारे के सारे बच्चे जो है उनका आंसर जो है गलत है। चलिए मैं बताता हूं क्यों गलत है। देखिए यहाँ पे बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बताते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए यहाँ लिख देता मैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब होता है सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, इसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। चलिए एक भुजा ये मान लेते हैं और एक भुजा ये मान लेते हैं। इसका मतलब इसकी कितनी भुजा बराबर है? इसकी दो भुजा बराबर। मतलब ये क्या कहलाएंगे? मतलब ये आपकी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि समबाहु त्रिभुज होता है तो ये क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा त्रिभुज जिनकी सारे के सारे जो होते हैं भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज। मतलब ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर। तो आप यहाँ देखिए कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उनमें तो दो भुजा हमेशा बराबर होती ही है। इनमें तो दो भुजा हमेशा बराबर होती ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी की जितनी समबाहु त्रिभुज होती हैं सारे के सारे क्या होती हैं? सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी को याद रहेगा जितनी की जितनी समबाहु त्रिभुज होती है सभी के सभी समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो दो ऐसी भुजा जोड़ होंगी जो कि बराबर होंगी। यानी सारे के सारे समबाहु त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है चलिए तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमको यहाँ बनाना था। देखिए यहाँ पे समद्विबाहु देखना। देखिए दो भुजा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, मतलब दो भुजा बराबर। मतलब क्या है? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसमें क्या है? तीनों भुजा अलग, ये नहीं है। इसमें देखिए दो भुजा बराबर, ये एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी ये भी क्या होगी? ये भी आपकी हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। अब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चों ने गलत किया था। ठीक है तो इसी को मैं बताना चाहता हूं कि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए दो भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है आपकी? ये भी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। जहां पे सारे सारे बच्चों ने गलत किया था तो याद रखेंगे सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे तीन जो है तीनों साइड अलग अलग है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो भुजा सेम है तो यानी क्या होगा? ये भी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है चलिए इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसकी भी देखिए दो भुजा बराबर, यानी सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाएंगे?
सारे के सारे समबाहु त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर इसमें 5 ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं, उन्हीं को मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी के सभी समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं। इसी के वजह से ये जो है समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसकी वजह से ये भी समबाहु त्रिभुज था, लेकिन ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए उसको देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, यानी ये भी क्या होगी, ये भी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे भी देखिए दो भुजा बराबर, यानी इसका मतलब क्या है, ये भी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार आप बताइए कि इस आकृति में टोटल कितनी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। कितनी है टोटल, तो टोटल है 7। आगे समझ में। तो यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये समझ में सारे बच्चों को आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक बताता हूं, चलिए किसी बच्चे का डाउट है, चलिए एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक बताऊंगा, उससे सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए कैसा त्रिभुज है, देखिए एक है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर। मतलब तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये जो है विषम बाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो बताइए स्टेटमेंट, ये जो कथन है सत्य है? अगर सत्य है तो टी लिखिए, असत्य है तो एफ लिखिए। अगर ये कथन सत्य है तो टी लिखिए, असत्य है तो एफ लिखिए। बहुत बढ़िया, ये कथन जो है सत्य है। क्यों, देखिए क्योंकि ये जो त्रिभुज दिया है क्या है, ये तो विषम बाहु है। बहुत सही बात है। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। हाँ सही बात है, ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। कैसा त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये जो है ये सत्य कथन है। आगे से बच्चों समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए जो बच्चे फिर से इसको फाल्स बता रहे हैं और सत्य कथन बता रहे हैं, वो बच्चे ध्यान देंगे एक बार फिर से। देखिए ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है आपकी विषम बाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि कैसा त्रिभुज है, क्योंकि यह विषम बाहु त्रिभुज है। इसके वजह से क्या है, ये सत्य कथन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था। अब हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। एक बार अगर आप वाई टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आ जाती है कि आपको समझ में आ गया है। आपको एक ही बार वाई टाइप करना है, एक ही बार आपको वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बहुत बच्चों की इसमें समस्याएं आ रही थी, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीन पे अभी ध्यान से देखेंगे ताकि आपकी समस्याएं जो है जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। चलिए तो सबसे पहले बताइए कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है किस त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होता है, किस त्रिभुज पे लागू होता है? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है किस त्रिभुज पे लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो इस समकोण के सामने वाला क्या होता है? इस समकोण के सामने वाला होता है कर्ण। जो दो भुजा बच जाती है वो क्या होती है? एक होती है लंब और एक होती है आधार। ठीक है ना। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि कर्ण, लंब और आधार में से सबसे लंबी भुजा कौन होती है? कर्ण, लंब और आधार में से सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण, लंब और आधार में से सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। बहुत बढ़िया। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, आधार को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिसमें हाइपोटेन्यूस जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर हम लोग बड़ा वाला का निकालना रहता है, अगर हमको बड़ा वाला निकालना रहता है, कर्ण निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं? कर्ण का वर्ग करते हैं। तो ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के
वर्ग के बराबर होता है, प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब आपके पास यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये वर्ग नहीं समझ में आ रहा है, ये वर्ग नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ पहले आपको यहाँ पे वर्ग बताता हूँ, ठीक है, कि वर्ग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि सर 2 का वर्ग क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या होता है 4। कैसे, 2 गुने 2 कितना होगा 4 होगा। उसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कितना होगा 3 गुने 3 कितना होगा 9। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बताइए 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कितना होगा 4 गुने 4 कितना होगा 16। चलिए इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे 16 गुने या 16 का वर्ग कितना होगा, चलिए बताइए 16 का वर्ग कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। 16 का वर्ग कितना, 32 नहीं, 16 का वर्ग होता है 16 गुने 16। यही तो गड़बड़ है आपका, यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वर्ग का मतलब होता है 16 का मतलब होता है 16 गुने 16। अब ये कितना होगा, देखिए ये होगा 16 में 16 से गुना कर देते हैं, गुना कीजिए 36, हाथ में लगा 1, फिर क्या करेंगे 6 एकम 6, 6 1 7, फिर क्या करेंगे 1 छके 6, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 6 7 6। बताइए, देखते हैं एक गलत हो गया क्या, 36 हाथ में लगा 3, 6 6 3, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे होगा 9, तो 9 6 15 और घात 200 256 कितना होगा 256 कितना होगा 256। बहुत बढ़िया, चलिए इसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे 24 का वर्ग कितना होगा, 24 का वर्ग मतलब 24 गुने 24। चलिए जल्दी से गुना कर दिए, जल्दी से गुना कीजिए। मैं करता हूँ यहाँ पे, देखिए 24 गुने 24 करते हैं, देखिए ये वो 4 चौका 16, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो गया 6 8 8 16 1 17, एक हो गया 576 कितना होगा ये होगा 576 कितना होगा 576। आगे सर बच्चों समझ में, यानी वर्ग का मतलब होता है कि इसको 2 बार गुना करनी है। इसी प्रकार मैं बोलता आपको 9 का वर्ग तो कितना होगा, 9 का वर्ग कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। 9 का वर्ग मतलब 9 गुने 9 कितना होता है 81। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में। तो सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, ये तो हो गया वर्ग। अब हम लोग सीखते हैं वर्गमूल। क्या सीखते हैं, वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। अब ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स का मान क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। एक्स का मान क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स का मान क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या होगा 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होगा 2। कैसे, देखिए कैसे होगा, देखिए ध्यान देंगे। तो कभी भी अगर हमको वर्गमूल निकालना रहता है तो मैं क्या करता हूं, ये जो 2 है वर्ग का, इसको हम लोग दूसरी तरफ लाकर रूट में डाल देते हैं। दूसरी तरफ इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ रूट में ला देते हैं, या दूसरी तरफ इसको स्क्वायर रूट में ला देते हैं। क्या करते हैं, फिर से ध्यान देंगे सर बच्चे, फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखिए अगर कभी भी अगर 2 हटाना रहता है ये, तो इसी को जब भी हटाना रहता है तो हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे वर्गमूल चढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है सर इसको रूट चढ़ा देते हैं जब वर्ग हटाते हैं, तो फिर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के मेथड क्या होता है, इसको सॉल्व करने के 2 विधि है। एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। तो मैं क्या करता हूँ, आपको गुणनखंड विधि बताता हूँ। देखिए तो पहले क्या कीजिए, 4 का गुणनखंड निकालिए, तो क्या होगा 2 दूनी 4, मतलब 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2, जो कि हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे 2 गुने 2। और हमें पता है कि अगर रूट के अंदर, अगर वर्गमूल के अंदर जो होता है, अगर पेयर में होता है, जैसे दोनों क्या है पेयर में है, जोड़ा में है, तो एक जो होता है इससे बाहर निकल जाता है, यानी एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 9।
तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स का मान क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स का मान कितना होगा 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना होगा 3। कैसे, तो देखिए कभी भी अगर हमको इसको हटाना होगा 2 को, तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग रूट चढ़ा देंगे, दूसरी तरफ हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, दूसरी तरफ हम लोग वर्गमूल कर देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले 9 का ऐसे गुणनखंड निकालते हैं, क्या होगा 3 गुने 3, 9 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 3, यानी x बराबर होगा रूट के अंदर 3 गुने 3। अब रूट के अंदर जब 2 रहेगा, एक ही जैसा जोड़ा में रहेगा, तो क्या होगा जोड़ा मिलके बाहर निकल जाएगा, यानी x का मान क्या होगा, एक जोड़ा मिलके बाहर निकल गया, क्या होगा 3। आगे समझ में। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स का मान क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे, एक्स का मान क्या होगा, रूट मतलब वर्गमूल, रूट मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल। अगर वर्ग को हटाते हैं तो रूट को बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग इसको हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, 16 का देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या होगा 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4। इसका मतलब 16 क्या फैक्टर किया हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, किसमें, रूट के अंदर। अब रूट के अंदर मतलब ये वर्गमूल के अंदर आपके पास अगर 2 2 का पेयर बनाइए, देखिए ये 2 मिलके एक बाहर, ये 2 मिलके एक बाहर, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 कितना होगा, 2 गुने 2 कितना होगा 4 होगा, यानी एक्स का मान कितना हो गया 4। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रश्न सारे बच्चे बताएंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 144, तो एक्स का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। देखिए अगर कभी भी इसको वर्ग हटाना होगा तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग रूट चढ़ा देंगे, दूसरी तरफ हम लोग वर्गमूल चढ़ा देंगे, यानी 144 से क्या करेंगे अभी हम लोग 144 का करेंगे वर्गमूल। देखिए क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से 36 दूनी 72, फिर क्या करेंगे 2 से 18 दूनी 36, फिर करेंगे 2 नवा 18, फिर करेंगे 3 त्रिका 9। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका मतलब इसका फैक्टर जो है देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ से 2 का, यहाँ से 2 का, यहाँ से 3, देखते हैं क्या क्या होगा, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 गुने 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो है 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, समझ नहीं आई ये है। दोनों मिलकर क्या होगा एक बाहर, ये दोनों मिलके एक बाहर, और ये दोनों मिलके एक बाहर, और ये दोनों मिलके एक बाहर, तो ये क्या हो गया, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी एक्स का मान कितना हो गया 12। यानी कभी भी अगर आपके पास रूट 144 दिया रहेगा तो इसका मान कितना आएगा 12। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया वर्ग और वर्गमूल, तो आपको अभी कर्ण समझ में आ जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इससे एक प्रश्न करा दीजिए, चलिए इसमें आपको एक प्रश्न करा देता हूं ताकि आपका ये जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हो गया, मान लीजिए अभी ये कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये है 3 और ये है 4। हमको निकालना है ये एक्स, चलिए निकालिए सारे बच्चे, निकालिए एक्स का मान, निकालिए सारे बच्चे, एक्स का मान निकालिए सारे बच्चे। तो जैसे कि मुझे पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, और जो 2 भुजा बच जाता है क्या होता है, एक हो जाता है लंब और एक होता है आधार। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। हमें वही वही पाइथागोरस ही आपको रिपीट कर रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि कोई समकोण त्रिभुज होता है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 डिग्री सामने वाला कहलाता है कर्ण, और दो दो भुजा बच जाता है, एक लंब होता है एक आधार होता है। तो अगर हमको कर्ण निकालना होता है तो ये जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या निकालना है, इसी प्रकार यहाँ पे हमको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है
कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पे आपके पास कर्ण है एक्स का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है 3 का वर्ग प्लस आधार क्या, आधार है 4 का वर्ग। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग मतलब 3 गुने 3 कितना होगा 9, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। उसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग मतलब 4 गुने 4 कितना होगा 16, कितना होगा 16। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया 9 16 कितना होता है 25, कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, है ना। चलिए यानी अगर वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ क्या जाता है, वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल जाता है, वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ क्या जाता है, वर्गमूल जाता है। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है अगर x बराबर रूट 25 होता है, मतलब वर्गमूल 25 होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो 25 का क्या करेंगे हम लोग, 25 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 5 गुने 5, यानी ये हो जाएगा x बराबर रूट 5 गुने 5 वर्गमूल 5 गुने 5, और दो जोड़ा मिलके क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया x बराबर 5, यानी रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर अगर दो दो जोड़ा में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 25 का मान कितना आ गया 5। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में फिर से आ जाएगी। चलिए अब आती है बात कि सर यहां तक तो आप बता दिए कि कर्ण हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हम। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि नहीं हमको आधार निकालना होगा तो फिर आधार के लिए क्या करते हैं, तो देखिए आधार के लिए क्या करते हैं, आधार का वर्ग जो होता है ये छोटा भुजा होता है, छोटी साइड होती है, इसको क्या करते हैं बड़ा भुजा। इसका बड़ा भुजा क्या है, कर्ण, कर्ण के वर्ग में से हम लोग लंब के वर्ग को घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको आधार निकालना रहता है तो हम कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे बोलते हैं ये 5 है, ये बोलते हैं 3 है, तो आपको ये निकालना चाहिए, इसको मानते हैं एक्स, तो आपको एक्स का मान निकालना है। जल्दी बताइए एक्स का मान क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से जल्दी एक्स का मान क्या होगा। 90 के सामने बोले क्या होता है कर्ण, एक्स का मान क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, है ना। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, इसका मतलब हमको आधार निकालनी है, यानी आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया था आधार का वर्ग जो होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो जल्दी से इसको निकालिए, जल्दी से इसको निकालिए, सारे बच्चे जल्दी से इसको निकालेंगे और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यानी हमको आधार निकालना, आधार क्या है, आधार है एक्स का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, कर्ण 5, 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है, लंब में 3, 3 का वर्ग, है ना। ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर हो जाएगा 50 25, 3 का वर्ग 3 3 का 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 घटाओ 9 कितना होता है 16। यानी अगर आपके पास कहीं दिया रहे एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो हम लोग को ये स्क्वायर हटाना रहता है, वर्ग हटाना रहता है, तो क्या करते हैं दूसरी तरफ वर्गमूल कर देते हैं। यानी वर्गमूल 16 कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब ये हुआ 2 2 का पेड़ बनाते हैं, ये देखिए 2 मिलके एक बाहर, ये 2 मिलके एक बाहर, तो क्या हो गया 2 गुने 2, एक्स बराबर कितना हो गया 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, यानी रूट 16 का मान कितना आता है एक्स स्क्वायर, बात यहाँ हो गया एक्स बराबर रूट 16, यानी रूट 16 का मान कितना आ जाएगा
4। समझ में? सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन दिया है, दिए गए त्रिभुज में बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, कुछ देर टाइम लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए। इस बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ देख सकते हैं क्या ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी ये कर्ण दिया है 25, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लंब। मतलब कि आपको क्या निकालना है, मतलब कि आपको आधार निकालना है। तो क्या कीजिए, आप आधार को मान लीजिए x, ठीक है ना। चलिए हमको पता है आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का वर्ग जो होता है वो होता है आपका कर्ण का वर्ग, वो होता है आपका कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे आपका आधार क्या, आधार है x का वर्ग माइनस कर्ण क्या है, कर्ण है 25 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। चलिए अब सारे के सब जल्दी से इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। अभी तक एक बच्चे ने आंसर किया है, सभी के सभी बच्चे अब आंसर सही करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जैसे कि आपको पता है 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे बच्चे करेंगे। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वो होता है 49। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक्स का मान निकालेंगे सारे बच्चे। आपको कहां आंसर देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। कहां देना आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए सारे बच्चे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मतलब आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 576। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया था, बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत ध्यान दीजिए। तो हम हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 576, एक्स स्क्वायर बराबर है 576। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कभी भी अगर हमको वर्ग हटाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग वर्गमूल कर देते हैं। 576 हो गया। अब 576 का हम लोग क्या करेंगे, 76 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर देखते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर देखते हैं हम लोग 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 से 36 दूनी 72। फिर देखते हैं हम लोग 2 से 18 दूनी 36। फिर देखते हैं हम लोग 2 से 9। फिर हम देखते हैं 3 त्रिका 9। यानी अगर इसका फैक्टर देखिएगा तो कितना हो गया, देखिए ये 2 ये 2 ये 2 और यहाँ से 2, यानी टोटल कितना, चलेंगे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट, यहाँ से टोटल 6, 2 कितना है, टोटल 2 है 6, तो 2 बार 6 बार लिख देते हैं, 2 6 बार लिख दिया हम लोग। 3 कितना है टोटल, तो 3 है आपके पास 2 बार। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लाएंगे, 2 का पेयर लाएंगे। देखिए ये दोनों मिलके एक बाहर, ये दोनों मिलके एक बाहर, ये दोनों मिलके एक बाहर, बाहर मतलब कि वर्गमूल से बाहर, ये 2 को मिलके एक बाहर मतलब 3 बाहर। तो टोटल कितना हो गया, टोटल देखिए कितना हो गया, गुना कर लीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। यानी एक्स का मान कितना हुआ, एक्स का मान हुआ 24। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर x बराबर 576 है, यानी x का मान क्या है, रूट 576, और रूट 576 का मान कितना होता है 24 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे यहां तक क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपको यहां तक समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। तो यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। चलिए
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस। सभी बच्चे आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब हम लोग सीखते हैं सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस। अब ये क्या होता है, तो देखिए, अगर आपके पास दो वस्तुएं दी हुई हैं, उनका आकार और आकृति समान हो तो वे दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, वे दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं। यानी अगर आपके पास दो वस्तुएं दी हैं, उनका आकार और आकृति दोनों समान हो तो क्या होती हैं, दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं। जैसे कि आपके पास देखिए दो पेंसिल दिया हुआ, देखिए एक पेंसिल ये है और एक पेंसिल ये है, तो देखिए दोनों का आकार और आकृति, मतलब कहने मतलब कि आप बोल सकते हैं साइज और शेप, दोनों का साइज शेप सेम हो, बराबर हो, समान हो, तो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों जो है वस्तुएं आपकी सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों पेंसिल क्यों हुए सर्वांगसम, क्योंकि इनकी आकार और आकृति, साइज और शेप दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे अपने हिसाब से, अपने मन से एक एक उदाहरण बताएंगे सर्वांगसम की, एक एक उदाहरण बताएंगे, कॉन्ग्रुएंस की एक एक उदाहरण बताएंगे। सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में एक एक उदाहरण बताएंगे। जैसे कि एक उदाहरण हो गया पेंसिल, उसी प्रकार कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया सर कॉपी हो सकता है, बहुत बढ़िया। पेन हो सकता है, ठीक है। ब्लेड भी हो सकता है, हाँ ठीक है। चैट बॉक्स में लिखना आपको, चैट बॉक्स में चेयर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत कप हो सकता है, हाँ एक ही जैसे कप हो वो आपका सर्वांगसम हो सकता है, बहुत बढ़िया। रेजर, हाँ आपका रेजर जो मिटाना होगा वो भी हो सकता है आपका, बहुत बढ़िया, रेजर भी हो सकता है। प्लेट, हाँ एक ही जैसा प्लेट हो, हाँ ठीक है। ब्लेड हो, जो ब्लेड हो गया एक ही जैसा होगा तो वो भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ शार्पनर, हाँ बहुत बढ़िया मतलब सारे बच्चों को पता है। चलिए, तो एक बच्चे ने बताया था सर कॉपी, हाँ कॉपी देखिए, ये दोनों कॉपी अगर इन दोनों का आकार और आकृति समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो क्या कहलाती हैं, ये आपके सर्वांगसम कहलाती है। यानी ये क्या है, ये दोनों के दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी आकार मतलब साइज, आकृति मतलब शेप, दोनों के दोनों आकार, आकृति, साइज, शेप क्या है, सेम है, समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। हाँ ब्लैक बोर्ड एक ही जैसा ब्लैक बोर्ड तो बोलेंगे हाँ वो भी सर्वांगसम होगी, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार आप बताइए, ये अगर आपके पास दिया पहला उदाहरण, तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये सर्वांगसम है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये दोनों आकृति जो है सर्वांगसम है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए हमको क्या देखना, हमको देखना आकार और देखना आकृति, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो देखिए इनका आकार तो सेम, मतलब एक ही साइज के हैं, एक ही बराबर है, लेकिन इनकी आकृति अलग अलग है। ये जो है किसी और लकड़ी से बना है, ये जो है किसी और लकड़ी से बना है, मतलब इनकी आकृति अलग अलग है, लेकिन आकार जो थी इनकी सेम थी। इसका मतलब क्या है, ये जो है सर्वांगसम नहीं है। उसी प्रकार आप बताइए, ये जो जो फिगर दिया हुआ है, दो आकृति दिया, इसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूँ, 2 नंबर जो आकृति दिया हुआ है, ये क्या सर्वांगसम है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि क्यों ये सर्वांगसम नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें जो है इसकी आकृति तो सेम है, दोनों के दोनों कुर्सी हैं, लेकिन इनकी जो आकार है, मतलब जो साइज है वो अलग अलग है। जो इनकी साइज जो अलग है, देखिए ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, मतलब एक स्मॉल है एक बिग है। इसके वजह से क्या है, ये सर्वांगसम नहीं है। इसके वजह से क्या है, ये सर्वांगसम नहीं है। बहुत बढ़िया सर ये बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे तल आकृतियों की सर्वांगसमता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखिए अगर आपके पास दो आकृति दी हुई, जैसे यहाँ पे दो आकृति दी हुई है, देखिए यहाँ पे दो आकृति दी हुई है, ये दो आकृति हो गई। अगर आपके पास दो आकृति दी हुई, देखिए दोनों के दोनों क्या है, त्रिभुज है। अगर इनकी आकार देखिए क्या बोला है, आकार समान हो तो वे दोनों आकृति क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। तो देखिए इनकी आकार सेम है नहीं, कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या है 4 सेंटीमीटर,
ये क्या है 3 सेंटीमीटर, देखिए ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर, मतलब इनकी आकार क्या है, इनकी आकार भी सेम है, आकार भी सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों सर्वांगसम है, दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ ठीक है, शेप को आपको शेप को देखिए दोनों आकृति आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे दोनों के दोनों आकृति आपको त्रिभुज दिख रही है, ट्रायंगल दिख रही है, इसलिए हम लोग किस पे गए, इसलिए हम लोग आकार पे गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि सर सर्वांगसम को हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्वांगसम का चिन्ह कैसे होता है। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है सबसे सरल होता है, सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है सबसे सरल होता है। अगर आपके पास ऐसे इक्वल का साइन हो, अब अगर आपके पास ऐसे बराबर का साइन हो तो इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको ऐसे उल्टा एस बना देनी है, इसके ऊपर क्या करना है, ऐसे उल्टा एस बना देनी है, तो ये क्या कहलाएगी, यही आपकी सर्वांगसम की क्या है, चिन्ह है, यही आपकी सर्वांगसम की क्या है, चिन्ह है। सबको याद रहेगा सर्वांगसम कैसे होता है, एक बराबर का साइन बना देना है, इसके ऊपर ऐसे क्या करना है, उल्टा एस कर देना है, ऐसे आपको बराबर का चिन्ह बना देना है, इसके ऊपर ऐसे उल्टा एस कर देना है, ये कहलाता है सर्वांगसम का चिन्ह। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या करेंगे, इनके बीच में ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह बना देंगे, ये बताया कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, दोनों को लिखने के लिए क्या लिखे, देखिए लिखे मैंने त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ अच्छे से लिख बताता हूँ, चलिए इसमें क्या करता हूँ अच्छे से आपको लिख के बताता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, मैं इधर करता हूँ, फिर इधर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 4 3 5, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है पी क्यू आर के, है ना। तो सभी के सभी बताएंगे बच्चे कि ए बी भुजा के संगत भुजा कौन है, ए बी कौन है, देखिए यहाँ पे ए बी ये है, ए बी भुजा ये है, तो इसके संगत भुजा कौन सा होगा, पी क्यू। कौन से भुजा का संगत, इसका साबित बताएंगे चैट बॉक्स में, कौन सी इसकी संगत भुजा की, पी क्यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ये बीसी है, बीसी की संगत भुजा कौन सी है, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सी है, क्यू आर। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए सीए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, सीए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, सारे बच्चे बताएंगे सीए भुजा की संगत भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है गलत किया, अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर जो है गलत किए हैं। ठीक है, क्यों गलत किए हैं, तो देखिए उन्होंने ध्यान दें कैसे मैंने दिखाया, देखिए मैं यहां से बोला, देखिए सी ए मतलब पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका आर फिर आएगा पी, मतलब क्या आएगा, पहले आर फिर पी, पहले आर फिर पी, ना कि पी आर। ओके, आर पी होगा, क्या होगा आर पी। सी ए देखिए यहाँ से सी ए यहाँ से यहाँ गया है, यानी यहाँ पे क्या होगा, आवाज नहीं आ रही सर। पी तक जाएगा, आर से पी तक जाएगा। ठीक है, अगर एजे गेमिंग आप लास्ट में ज्वाइन होते हैं और आगे क्लास डिस्टर्ब करते हैं, अभी आपको मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास से लास्ट में ज्वाइन करते हैं आकर डिस्टर्ब करते हैं, मैं इनका नाम नोट डाउन कर दिया और इनको मैं कंप्लेन कर दूंगा इनका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सब बच्चे पता चल गया। चलिए इसी प्रकार बताइए सब बच्चे, इसी प्रकार सारे बच्चे बताइए कि अगर आपके पास त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि ए बी की संगत भुजा कौन सी है, ए बी की संगत भुजा कौन सी है। देखिए यहां से देखिए पहले किससे स्टार्ट किए, ए फिर बी, तो यहां से क्या होगा एक्स फिर वाई, कौन सी होगी एक्स वाई। फिर बताइए बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, पहले देखिए बी फिर सी, फिर यहां से क्या होगा वाई फिर जेड, कौन सी है वाई जेड। ठीक है, इसी प्रकार बताइए ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, एसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, एसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ए सी। ध्यान देखिए ए सी पहले ए है फिर सी है, देखिए क्या होगा एक्स होगा पहले फिर क्या होगा जेड होगा, क्या होगा पहले एक्स होगा फिर जेड होगा। इसी प्रकार से बताइए कि अगर मैं आपके पास बोल दूं, चलिए मैं आपको अगर आपके पास बोल दूं कि
बी ए भुजा की संगत भुजा कौन सी है? देखिए पहले क्या है, पहले बी फिर ए है, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है? ध्यान से, संगत भुजा कौन सी है? वाई और एक्स। बहुत बढ़िया, कौन सी है? वाई और एक्स। इसी प्रकार बोलिए सी ए की संगत भुजा कौन सी है? पहले सी फिर ए, इसकी संगत भुजा कौन सी है? सी ए की संगत भुजा कौन सी है? बहुत बढ़िया, कौन सी है? जेड और एक्स। कौन सी है? जेड और एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से क्या करते हैं, एक त्रिभुज और बताते हैं। चलिए त्रिभुज ये ए आर वाई, सर्वांगसम है ओ एक्स एम। ठीक है, ये त्रिभुज ओ एक्स एम के सर्वांगसम है। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे कि भुजा ए वाई की संगत भुजा कौन सी है। देखिए ए वाई, इसकी संगत भुजा कौन सी है? सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, कौन सी है? ओ एम। कौन सी है? ओ एम। उसी प्रकार बताइए सारे सारे बच्चे, आर वाई की संगत भुजा, आर वाई की संगत भुजा, आर वाई की संगत भुजा, आर वाई की संगत भुजा। बहुत बढ़िया, कौन सी है? एक्स एम। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए, आर ए की संगत भुजा, आर ए की संगत भुजा, आर ए की संगत भुजा, एक्स ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सारे बच्चे समझ में। तो ये होता है भुजा, ये होता है क्या? ये होता है भुजा के आधार पे संगत भुजा कैसे देखते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग, और कोई दो त्रिभुज दिया रहा है, जैसे त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम दिया रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर हमको इसका कोण देखना रहेगा, कोण, तो देखिए कोण सेम टू सेम उसी प्रकार से देखेंगे। कैसे? कि अगर हमको कोण ए दिया होगा तो कोण ए का संगत क्या होगा? जल्दी बताइए सारे बच्चे, कोण ए का संगत क्या होगा? कोण ए का संगत कौन सा होगा? बहुत, कोण पी। ये कोण एक पहला पे है, जिसका पहला क्या है? कोण पी। बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार से कोण बी का संगत क्या होगा? कोण बी का संगत क्या होगा? बहुत बढ़िया, कोण बी का संगत क्या होगा? कोण क्यू होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कोण सी का संगत बताइए, कोण सी का संगत बताइए। कोण आर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो हो गया आपका कोण के आधार पे। इसी प्रकार से हम लोग, अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम दिया रहता है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो अगर हमको इसको शीर्ष के आधार पे बताना रहता है संगत, क्या होगा बताइए? ए का शीर्ष किसके संगत होगा? ए शीर्ष किसके संगत में होगा? ए शीर्ष किसके संगत? ए है, इसका पहला क्या है? पी है, किसके होगा? पी के। अगर बताइए बी किसके संगत होगा? बी किसके संगत होगा? क्यू के। बहुत बढ़िया। सी किसके संगत होगा? सी किसके संगत होगा? आर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होता है शीर्ष के आधार पे। ठीक है, ये हो गया तीन। तो चलिए हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये संगत शीर्ष को देखते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, ए शीर्ष पी शीर्ष के बराबर होगा, पी शीर्ष के संगत में होगा, बी शीर्ष क्यू शीर्ष के संगत में होगा, सी शीर्ष आर शीर्ष के संगत में होगा। उसी प्रकार मैंने आपको बताया संगत भुजाएं, तो मैंने बताया देखिए ए बी संगत किसके होगा? ए बी होगा पी क्यू के। उस पर बी सी किस होगा? क्यू आर के। उसी प्रकार सी ए किसके हो जाएगा? सी हो जाएगा आर पी के। अगर ऐसे नहीं देखना है तो कैसे देख सकते हैं? देखिए ए बी किसके होगा? ए बी पी क्यू के। ए सी किसके होगा? ए सी हो जाएगा पी आर के। अगर हमको बी सी देखना है तो बी सी किसके हो जाएगा? क्यू आर के। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। इसी प्रकार से संगत कोण तो बहुत सरल सा है। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के। ठीक है, तो ये था आपका सर्वांगसम का संगत शीर्ष, संगत भुजा और संगत कोण। तो आज के लिए हम लोग यहां तक पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं, आपका होमवर्क नोट डाउन कर लेते हैं कि आपको होमवर्क क्या क्या बनाकर लानी है। तो देखिए आपका होमवर्क है पहले प्रश्नवाली 9.1। तो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्नवाली 9.1, 5 4 3 2 1 ले लिया तुमने। उसी प्रकार प्रश्नवाली 10.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 10.2, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 11.1, मेरी उल्टी गिनती स्टार्ट
खत्म होने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5 4 3 2 1। मतलब आज का होमवर्क हो गया 9.1 10.1 10.2 और 11.1। ठीक है, तो सारे बच्चों को, अगर यहां तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और सारे बच्चों को अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, और जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आए वो बच्चे एंड